हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 15 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और सबसे पहले है हमारा इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, तो 15 जून को वर्ल्ड वाइन डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइन डे 15 जून को मनाया जाता है और इसका जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, यस, ईवा जिसे बोला जाता है, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया था 2007 में, लेकिन बाद में इसे पब्लिश किया गया था 2009 में। ठीक है, बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसका साथ दिया गया और वर्ल्ड विंड डे का नाम बदल करके ग्लोबल विंड डे कर दिया गया। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उसके आधार पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। एक जीएस का क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जो आपका वो है मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जुन देव। ठीक है, एक शहादत जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, उसमें से तो 10वें गुरु थे, लेकिन जो 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। उनकी जो शहादत की गई थी वो 16 जून को की गई थी। तो जो 16 जून को उनकी जो शहादत की गई थी ये आपको पता होना चाहिए। मुगल साम्राज्य में एक शासक रहे हैं अकबर के बेटे जहांगीर, उनके ऑर्डर पे सेंटेंस टू डेथ दिया गया था किसको? गुरु अर्जुन देव जी को। ठीक है, इसीलिए 16 जून को दिया गया था ये। तो 1606 से ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है एक तरह की शहादत गुरु अर्जुन देव जी की, है ना, एक यादगार पल के हिसाब से ये मनाया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उस पर फोकस कर लेते हैं आज, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सीमैप। ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एरोमेटिक प्लांट्स, ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा जो सुगंधित और जो औषधि वाले जो प्लांट्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी फोटोग्राफी कंपटीशन पे काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लावरिंग प्लांट्स की रिसर्च करें और उन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या कितने अच्छे अच्छे फ्रेगनेंस हैं और वो हमारी औषधि हमारी मेडिसिन के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपटीशन चलाया गया है फोटोग्राफी कंपटीशन सीमैप के द्वारा। और यह इंस्टीट्यूट किसके अंतर्गत आती है? आपकी CSIR के अंतर्गत आती है। तो हम अभी डिटेल में करेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो सीमैप है इसके लिए इसका थीम क्या रखा गया है इसमें फंक्शन करने के लिए? तो इसका जो थीम है वो है नो योर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यस, नो योर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। तो हमें अपनी जितनी भी सुगंधित प्लांट्स और जो औषधीय वर वाली पेड़ पौधे होते हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट है वो है, अभी इसी का हम डिटेल कर लेते हैं। तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR से जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सीमैप है इसका जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1959 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम ये पूरा का पूरा जो सीमैप है वो किसके अंडर पे काम करता है? वो काम करता है CSIR। जब से कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। जीएस के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए। तो CSIR का जो गठन हुआ था वो सबसे पहले कब हुआ था? 26 सितंबर 1942 को, यानी कि अंग्रेजों के समय का ये गठन हुआ है। ठीक है, 26 सितंबर 1942 को ये बना हुआ है। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसे ऑपरेट जो करता है वो करता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, है ना। इसके अंतर्गत ये इसका हेल्प करता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही इसमें पूरा कंप्लीट फंड करती है। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो CSIR है ना, CSIR इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा?
तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है CSIR का, ये जो भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यानी जो भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वो ऑलरेडी ही CSIR के प्रेसिडेंट बन जाते। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अध्यक्ष बनना। तो CSIR का जो मेन प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री होंगे, है ना। अगर वो कोई भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है वो ऑलरेडी CSIR के प्रेसिडेंट बन ही जाते, यहाँ पे अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होती, ठीक है। वहीं पे अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे यहाँ पे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो भी मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे किसके, CSIR के, है ना। आई होप ये क्लियर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स ऑफिसियो लिख दिया है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, हाँ, तो CSIR का ये तो बहुत नॉर्मल है। CSIR के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, डॉक्टर शेखर को मोंडे, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी हाल ही में आरोग्य पाथ लाया गया है ना, आरोग्य पाथ। तो आरोग्य पाथ का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, तो आरोग्य पाथ एक तरह का एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है, मतलब एक तरह की वेबसाइट तैयार की गई है जो कि हेल्थ केयर सप्लाई चेन में हेल्प करेगी। मतलब कि हेल्थ केयर सप्लाई चेन का मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए कोई भी मेडिसिन बन रही है, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट बन रहे हैं, हॉस्पिटल, है ना, और जो भी दवाइयाँ बन रही हैं अकॉर्डिंग टू कोविड-19 पैंडेमिक के लिए जो हेल्प की जाएगी, है ना, तो पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन में ये हेल्प करेगा उसके थ्रू आरोग्य पाथ में, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों को देना जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, है ना, पूरे की पूरी पैथोलॉजी रिसर्च एंड मेडिकल कॉलेज, है ना, सभी में ये हेल्प करेगा। तो है क्या, ये एक तरह की वेबसाइट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है आपको ये तो पता होना चाहिए, उड़ीसा का लोकेशन पहले, है ना, कि उड़ीसा जो राज्य है वो कहाँ पे है, तो ये पता होना चाहिए। उड़ीसा की जो बाउंड्री लगती है वो 4 स्टेट से लगती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक साइड पे किससे लगती है, बे ऑफ बंगाल से लगती है। तो ये तो GS के अकॉर्डिंग हो गया, हमें पता होना चाहिए, जियोग्राफी में हमें पूछा जाता है ना, 4 राज्य लग गए और एक साइड से बंगाल की खाड़ी की सीमा टच कर रही है। ओडिशा की जो कैपिटल होती है वो भुवनेश्वर है, और यहाँ पे जो CM है वो कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, बीजू जनता दल के, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसलिए है कि जो उड़ीसा है आपका, तो उड़ीसा में क्या हुआ है, उड़ीसा में 3 दिन का राज्य पर्व फेस्टिवल मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश भी किया है राज्य पर्व पे। तो राज्य पर्व ये त्योहार किस जिले से, किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमें पता होना चाहिए, उड़ीसा से संबंधित है ना। और ये कब मनाया जाता है, मानसून के आने की खुशी में मनाया जाता है ना। तो इसलिए राज्य पर्व 3 दिन का जो उत्सव है या त्योहार है वो मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में और इंटरेस्टिंग अगर बोल दिया जाए। 2019 में जैसे ही चुनाव हुए थे तो 10% का कोटा भी लाया गया, है ना, इकोनॉमिक बैकवर्ड करके। उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें रिजर्वेशन पे बात ही होती जा रही है, और आज भी यही है न्यूज़ पे। तो रिजर्वेशन के लिए जो फंडामेंटल राइट है ना, ये हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो तमिलनाडु सरकार है ना, उसने क्या कर दिया है, 69% रिजर्वेशन का अलॉटमेंट कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी ये 69% प्लस जा रहा है, समथिंग 69% तो जा ही रहा है। उसमें से ये किसके लिए है, OBC SC ST के लिए, है ना। लेकिन अगर आप देखते हैं संविधान में कि आरक्षण क्यों लाया गया था, आरक्षण इसलिए लाया गया था कि हम समाज में सभी को एक लेवल में ला के रख लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आरक्षण के ही बलबूते पे काम करें, हम अपनी एक्टिविटी और अपने एलिजिबिलिटी पे काम ना करें, है ना। आरक्षण को इस तरह नहीं मानना है कि वो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं, हमें ऐसा मानना था कि हम इसका प्रयोग करके हम आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन आरक्षण कहीं ना कहीं एक तरह की वोट बैंकिंग होती जा रही है ना, इलेक्शन में और सारी चीज़ों में, तो जो कि गलत हो जा रहा है। तो अभी हाल ही में ये हुआ कि
अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये जो 69% का कोटा है, इसमें से अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मेडिकल की सीट भी होगी, उसमें से 50% तो उन्हीं को कोटा चला जाएगा जो ओबीसीज में आ रहे हैं। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये डायरेक्टली, तो फिर अदर के लिए क्या होगा? अदर भी तो है ना, जो SC ST हैं, उनके लिए भी तो कुछ होनी चाहिए। तो ये सिर्फ ये फैक्ट है, ये मेरे फैक्ट नहीं, ऐसा न्यूज़ में था, ठीक है, आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये था, इसके लिए पिटीशन लगाई गई, जिसके लिए जैसे 50% जो लोग थे, वो 50% का जो कोटा था वो किसके लिए चला गया? आपका ओबीसी के लिए चला गया। लेकिन जो SC ST का रह गया, उनके लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पिटीशन लगाई, याचिका लगाई, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही है, जानने के लिए अच्छा है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया वो ये आया कि सुप्रीम कोर्ट में आपको तब आना है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, है ना, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि आरक्षण के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो आप फंडामेंटल राइट के लिए आप आ सकते हो कि अगर वहाँ पे आपका हनन हो रहा है तो मैं वहाँ पे बोलूँगा, लेकिन आरक्षण ये फंडामेंटल राइट का टॉपिक नहीं है, है ना। आरक्षण अलग मैटर, इसलिए आप इसके लिए यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमें पता होना चाहिए कि संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है ना, फंडामेंटल राइट, जिसमें से आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 है, वो हमें ये पावर देती है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, है ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी हो गया था। ओके, आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।